नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देखने वाले हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास का ये जो है पार्ट 2 वीडियो है जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डेली देख रहे हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा अभी जो है टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम्स होने वाला है या स्टेट का भी एग्ज़ाम्स होने वाला है। सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग आज की इस वीडियो से हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर जो है 37 देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ये जो है शिलष्ट युगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? शिलष्ट युगात्मक भाषा है। याद रखिएगा हिंदी जो है हमारे देश की क्या है? राजभाषा है। क्या है जी? हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है और इसे जो है राजभाषा के रूप में संविधान में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो मान्यता प्राप्त हुई थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था और उसी दिन से हम लोग जो है भारतवर्ष में हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। हिंदी दिवस पूछे कि कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो है राजभाषा जो है राजभाषा का वर्णन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये जो है नायिकाओं को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। यहाँ समझिएगा पद्मिनी से हमको याद आ रहा है एक रचना पद्मावत। बताइए पद्मावत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मावत रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो आप पढ़े होंगे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये रचना लिखा गया है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछ लेता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है तो याद रखिएगा ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और एक यहीं से ध्यान रखिएगा एक जो है रामचरितमानस जो है ये भी किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में ही लिखा गया है। और पूछता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखिएगा ये जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रचना है। तो आप क्या सीखें कि पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखा है? जायसी के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। और रामचरितमानस की रचना किसने की है तो तुलसीदास ने की है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। 39 कह रहा है कि रचनाकार रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा मृगावती होगा। टाइपिंग गलत है, मृगावती, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग। ये रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है, सही है। अब जो है मृगावती जो ये रचना है कुतुबुन की है, ये भी सही है। पद्मावत अभी हम बताएं कि पद्मावत जो है जायसी की रचना है, ये भी सही है। लेकिन चित्रावली जो रचना है ये जायसी की नहीं है। चित्रावली जो है किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। तो जो युग्म सही नहीं था उसी को चुनना था। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो मंझन की जो रचना है, एक रचना है याद रखिएगा, बहुत ही फेमस रचना है मधुमालती। मधुमालती किसके द्वारा लिखा गया है? मंझन के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? याद रखेंगे 1545 ईस्वी में ये रचना लिखा गया है। किसके द्वारा? मंझन के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा,
ये पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यूपी SSSC में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर कह रहा है कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव। कछुआ धर्म और मारेसी मोहू कुठाव किसकी रचना है? आपको बताना है कि ये जो है किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि ये कछुआ धर्म और मारेसी मोहू कुठाव जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और इनका एक प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था। उसने कहा था, ये पूछे किसकी रचना है? तो ये भी क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही क्या है? रचना है। अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलम का जादूगर बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पत्रिका पूछ लेता है तो इनका एक पत्रिका है कवि वचन सुधा। कौन सी पत्रिका है? कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का फेमस पत्रिका है, एग्जाम में आता है। उसके बाद एक और पत्रिका है बाल बोधनी पत्रिका है, ये भी फेमस है, इसको भी याद रखेंगे। बाल बोधनी और कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ये कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इतना चीज़ याद रखना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कामायनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न है। कामायनी के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा कामायनी के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और जयशंकर प्रसाद से आपको क्या याद रखना है कि जो आंसू रचना है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। आंसू है, झरना है, कामायनी है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? रचना है। अब देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए क्या मिला है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब मैथिली शरण गुप्त से ध्यान दीजिएगा, ये लिखे हुए हैं साकेत। साकेत की रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके अतिरिक्त एक ठो और रचना लिखे हुए हैं, ये यशोधरा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि भोर का तारा एकांकी है, तो इसके लेखक कौन है? भोर के तारा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जो है भोर के तारा का क्या है? लेखक हैं। अब देखिएगा मोहन राकेश जो हैं फेमस रचनाकार हैं, और ये मोहन राकेश को द्वारा लिखा गया है आधे अधूरे। क्या लिखा गया है? आधे अधूरे इनकी एक रचना है जो फेमस है। और इससे भी एक फेमस रचना इनका है आषाढ़ का एक दिन। अगर कहता है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है मोहन राकेश की क्या है? रचना है। इसके बाद आपको देखिएगा धर्मवीर भारती से पूछता है, धर्मवीर भारती से पूछता है कि गुनाहों का देवता जो है किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती की रचना है। तो आप क्या सीखें? भोर का तारा जो है किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। मोहन राकेश का रचना आधा अधूरा, ठीक है ना। लहरों के राजहंस भी इनकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन। और धर्मवीर भारती की कौन सा है? तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही इजी प्रश्न। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। अब बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है?
इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1800 क्या है? 26 है, शायद 30 मई 1826 है। और पूछा जाए कि इसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता है। कहाँ से होता है? कलकत्ता से होता है। एक चीज़ बहुत फेमस है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? अगर एग्जाम में आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो याद रखिएगा ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब देखिएगा कवि वचन सुधा जो है एक पत्रिका है। कवि वचन सुधा क्या है? पत्रिका है। ये किसका पत्रिका है? तो याद रखेंगे भारतेंदु का क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही पत्रिका है कवि वचन सुधा। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? देखिए रतिनाथ की चाची रचना नागार्जुन की ही है। बाबा बटेश्वर नाथ ये भी नागार्जुन का है। इमरतिया ये भी नागार्जुन का है। ये आप जो रचना देख रहे हैं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, ये सब जो है नागार्जुन की रचना है। लेकिन दादा कॉमरेड जो है ये नागार्जुन की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल की रचना एक और भी है, झूठा सच। क्या है? झूठा सच। पार्टी कॉमरेड यशपाल की क्या है? रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? किशोरी लाल का कहानी कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है इंदुमती जो है किशोरी लाल का है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है प्लेग का चुड़ैल, तो ये जो है क्या किसका है? भगवान दास का है। किसका है? भगवान दास का है। और सबसे फेमस एग्जाम के लिए 11 वर्ष का समय, ये जो है किसकी रचना है? ये जो है शुक्ल जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? 11 वर्ष का समय। और इंदुमती कहानी किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर का पूरा नाम क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका रचना जो है कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी भी है, उर्वशी भी है, और कौन सी नहीं है? तो मृगनयनी जो रचना जो है इनका नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे इनका है वृंदावन लाल वर्मा। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा का है। इसी से रिलेटेड एक तो है रचना मृगावती। क्या है जी? मृगावती। पूछता है कि मृगावती जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मृगावती किसकी है? तो ये जो है कुतुबुन की रचना है। पूछा हुआ है मृगावती किसकी रचना है? कुतुबुन की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद की क्या है? रचना है। इतना चीज़ याद रखना है। और जयशंकर प्रसाद का अभी हम बताए थे कि आंसू लहर झरना कमायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। यशपाल का हम अभी बताए थे। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच किसका है? यशपाल का है। और जैनेन्द्र का फेमस एक रचना है, उसको याद रखना है, त्यागपत्र। क्या है जी? त्यागपत्र जो है पूछा हुआ एग्जाम में कि त्यागपत्र किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र का है। याद रखिएगा परख है किसकी रचना है? तो ये भी किसका है? जैनेन्द्र का ही है। याद रखिएगा सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद का रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह जो है अज्ञे जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जो है इनका पूरा नाम है। अब देखिएगा इनका एक और रचना है अज्ञे का, शेखर एक जीवनी। क्या है जी? शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त जो है त्रिशंकु की रचना भी किसका है? अज्ञे का ही है। उसके अतिरिक्त नदी के द्वीप फेमस है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का ही क्या है? रचना है। तो इतना आपको क्या करना है? याद रखना है।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, गुनाहों के देवता के रचनाकार जो हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है जी? धर्मवीर भारती। अब देखिएगा, मोहन राकेश को हम बताए थे कि मोहन राकेश की कौन कौन रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन का रचना है। मोहन राकेश का कौन रचना है? आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का ही है। धर्मवीर भारती का क्या हो गया? गुनाहों का देवता। और एक याद रखेंगे, सूरज का सातवां घोड़ा। अमृतलाल नागर में आप याद क्या रखेंगे? महाकाल। पूछता है कि महाकाल किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर का है। एक और याद रखेंगे, अमृत और विष। अमृत और विष किसकी रचना है? याद रखेंगे, अमृतलाल नागर का ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बसही पंखी बोलही बहुभाखा करही हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं ये जो हैं जायसी हैं। कौन है जी? जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना क्या है? पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत। और पूछा जाए कि बताइए कि पद्मावत की भाषा कौन सी है, किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो रामचरितमानस है वो भी किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अब देखिएगा, कबीर की कुछ रचना हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस है कबीर। तो कबीर की रचना जो है क्या है? साखी है, सबद है। साखी है, सबद है और क्या है? रामायणी कबीरदास की प्रमुख रचना है। और कबीर जो है किस शाखा के कवि हैं जी? तो निर्गुण शाखा के, निर्गुण धारा के क्या हैं? ये प्रमुख कवि हैं। और कबीरदास को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो याद रखिएगा, कबीरदास को पंचमेल खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास। कौन कहा था? श्याम सुंदर दास। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। कह रहा है कि मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? तो आपको हम बता भी दिए थे कि जिसके अंत में क्या है? शाला, बाला और क्या? कलश। जिसके अंत में शाला, बाला, कलश है वो जो है बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन का रचना है। शाला से क्या हो जाएगा? मधुशाला। और बाला से मधुबाला और कलश से मधु कलश। यानी कि मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश जो है हरिवंश राय बच्चन की क्या है? प्रमुख रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, सूरदास का क्या हो जाएगा? सूरसागर हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा, सुर सरावली हो जाएगा। ये किसका है? सूरदास का रचना है। अब देखिएगा, जायसी की रचना क्या है? तो अभी हम बताए थे जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। याद रखेंगे, जूही की कली किसकी रचना है? निराला की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। यानी कि चंद्रकांता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। अब समझिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक रचना लिखे हुए हैं आलोक पर्व। क्या लिखे हुए हैं? आलोक पर्व। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक जो है निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अभी हम आपको बताते आ रहे हैं कि धर्मवीर भारती की रचना जो है गुनाहों का देवता है। गुनाहों का क्या है? देवता है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। 53 नंबर, करें आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये जो होती है क्षेत्र विशेष से क्या होती है? संबंधित होती है।
और आंचलिक रचना के लिए फेमस जो रचनाकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आंचलिक रचना के लिए जो प्रसिद्ध हैं रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। जैसे इनका लिखा गया है मैला आंचल, मैला आंचल जो है इनका क्या है, आंचलिक उपन्यास है। तो ये जो है क्षेत्र विशेष से है। प्रति परिकथा जो है इन्हीं का है, रेणु का ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये जो है प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास जो लिखा गया है याद रखिएगा हरिऔध के द्वारा। किसके द्वारा? हरिऔध के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद व सैन हरिऔध। इसके अतिरिक्त ये लिखे हुए हैं वैदेही वनवास। क्या लिखे हुए हैं? वैदेही वनवास। अगर पूछता है आपसे कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसकी रचना है तो हरिऔध की, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन हरिऔध की रचना है। अगर कहता है कि साकेत किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और यशोधरा जो है किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद का। कामायनी के साथ साथ झरना याद रखिएगा, लहर याद रखिएगा, आंसू याद रखिएगा, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अब देखिएगा नीरजा, नीरजा है, निहार है, यामा है, ये महादेवी वर्मा की क्या है? प्रमुख रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? याद रखिएगा ये जो है मुक्ति बोध का है। किसका है? मुक्ति बोध का है। चलिए आपको बताना है कि अज्ञे का एक रचना बताइए। आपको हम बताए थे अज्ञे की रचना शेखर एक जीवनी है, त्रिशंकु है, नदी के द्वीप हैं। किसका हो जाएगा? अज्ञे का हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्या याद रखना है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और त्रिशंकु किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचनाकार को दिया गया है? याद रखिएगा नासिरा शर्मा को दिया गया है। नासिरा शर्मा को दिया गया है। और किस रचना के लिए दिया गया है? याद रखिएगा पारिजात। पारिजात जो है इनका जो है प्रमुख रचना है। इसी पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, कागज़ की नाव, कागज़ की नाव ये भी जो है किसका रचना है? नासिरा शर्मा का है। और इस रचना पर इनको मिला हुआ है व्यास सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि व्यास सम्मान पुरस्कार जो है नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए मिला है तो कागज़ की नाव के लिए। अगर कहता है कि परिजात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है तो नासिरा शर्मा को मिला है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान देंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन ऑप्शन में नामवर सिंह को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? नामवर सिंह को मिला हुआ है। और किस रचना के लिए? तो मिला है कविता के नए प्रतिमान लिखे हैं। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान की रचना किए थे जिन पर उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से आप याद रखेंगे कि इनका जो है पत्रिका है कवि वचन सुधा है और बाल बोधनी पत्रिका है। प्रेमचंद्र का कुछ उपन्यास याद रखेंगे जैसे सेवा सदन है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, तो प्रेमचंद से रिलेटेड है। अब देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना बहुत फेमस है जूही की कली, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से क्या है? संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची से यह ज्ञानपीठ पुरस्कार रिलेटेड है, संबंधित है।
अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अब बताइएगा, दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है किस रचना के लिए मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है किस रचना के लिए मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इनको उर्वशी के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। एक और इनका रचना है दिनकर जी का जिन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा उनका रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उर्वशी पर क्या मिला है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ आपको याद रखेंगे। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है, तो याद रखेंगे 343 से लेकर 351 में क्या है, राजभाषा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 कर महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इनको मिला हुआ है यामा पर, क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और ये देख रहे हैं नीरजा, रश्मि और निहार, ये किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की ही क्या है, प्रमुख रचना है। एक सवाल का जवाब दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है दिनकर जी को जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को। ये नीरजा, रश्मि, निहार किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो यामा के लिए मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है किसे माना जाता है, तो यहाँ शुरू किया जाता है भारतेंदु युग से। हिंदी गद्य का शुरुआत जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है प्रेमचंद की कुछ पुस्तक का नाम याद रखिएगा, जैसे जो है सेवा सदन है, क्या है, सेवा सदन है, गब्बन है, गोदान है, ये सब किसका है, प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था, वास्तविक नाम था अबुल हसन था। क्या था, अबुल हसन था। अमीर खुसरो की कुछ रचना है, याद रखिएगा पहेलियाँ, और एक और रचना है मुकड़ियाँ। पहेलियाँ और मुकड़ियाँ जो है किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। इनका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 62 हम लोग देख लेते हैं। 62 कह रहा है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि सूरदास को वात्सल्य रस का हम लोग क्या बोलते हैं, सम्राट हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे श्रृंगार रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक संयोग श्रृंगार रस होता है, दूसरा क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो याद रखिएगा शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा पूछा जाए अगर कि सूरदास की प्रमुख रचना का आप नाम बता दीजिए, तो सूरदास का हम बताए थे कि आपको याद रखना है सूरसागर याद रखना है, सुरसरावली याद रखना है, साहित्य लहरी याद रखना है। क्या क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसी की भक्ति भावना जो थी किस प्रकार की थी, तो ये जो थी दास्य भावना थी, इनकी दास्य भावना थी। अब देखिएगा तुलसीदास की हम लोग थोड़ा सा प्रमुख हम लोग रचना देख लेते हैं। जैसे
जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कवितावली, क्या है जी इनका? कवितावली है। उसके बाद याद रखेंगे दोहावली है। उसके बाद गीतावली है। याद रखेंगे कवितावली, दोहावली और गीतावली। अगर कृष्ण गीतावली भी कहता है तो इन्हीं की रचना है। अब देखिएगा, अगर कहता है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? तो ये भी जो है तुलसीदास की रचना है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखेंगे ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो सब कोई जानता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अभी हम आपको बताए थे कि इसकी भाषा जो है क्या है? अवधी है। अगर आपसे कहता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा क्या है? हम आपको बताए थे पद्मावत की भाषा भी क्या है? अवधी है। और पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया है। अब देखिएगा तुलसीदास की रचना में थोड़ा सा और देख लीजिए। इनका रचना है जानकी मंगल, क्या है जी? जानकी मंगल। और एक रचना है इनका पार्वती मंगल। जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 65 कल एक पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? अभी बताए थे पद्मावत किसका है? तो ये जो है जायसी के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखेंगे प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे ये जो है हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। सच्चिदानंद वात्स्यायन हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया है, जो खड़ी बोली का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। इनका एक और रचना है, याद रखेंगे वैदेही वनवास। अगर कहता है कि वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है, तो क्या याद रखना है? ये जो है हरिऔध जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 66 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? यानी कि रीतिकाल के कवि कौन हैं? तो ये भूषण जो है रीतिकालीन कवि हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की अगर रचना पूछे तो याद रखिएगा इनका जो रचना है उर्वशी है। कौन सी रचना है? उर्वशी है। उसके बाद है रश्मि रथी है। क्या है? उर्वशी है, रश्मि रथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। और आपको हम बताए थे हरिऔध जी का रचना कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ पर वैदेही वनवास है और क्या है? प्रिय प्रवास है। उसके बाद अगर पूछा जाए सुमित्रानंदन पंत की रचना अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें कि चिदम्बरा, क्या है? चिदम्बरा जो है फेमस है, सुमित्रानंदन पंत का है। उसके बाद याद रखिएगा ग्राम्या है। उसके बाद इनका रचना है बीड़ा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 67। निम्नलिखित में से रीतिकालीन के कवि कौन है? यानी कि रीतिकाल के कवि कौन है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है वृंद हैं, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, रीतिकाल के कवि हैं। अब देखिएगा जैसे सूरदास का अगर रचना पूछा जाए तो सूरसागर हो जाएगा, सूरसरावली हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा। कबीरदास की रचना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? साखी, शबद और रामायणी इनकी रचना हो जाएगा। तुलसीदास की अगर रचना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा, जानकी मंगल हो जाएगा, पार्वती मंगल हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा, दोहावली हो जाएगा, कृष्ण गीतावली हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप जवाब ढंग से दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से खंड काव्य है। निम्न में से खंड काव्य, देखिए खंड काव्य अलग होता है और महाकाव्य जो होता है अलग होता है। यहाँ पर आपको महाकाव्य नहीं पूछा है। महाकाव्य कहता तो हो जाता आपका प्रिय प्रवास हो जाता, जो हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पूछा है कि आपका खंड काव्य कौन सा है। तो खंड काव्य जो है आपका क्या है? पंचवटी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पंचवटी जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये जो रचना है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है।
अब देखिएगा कामायनी अगर पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है, तो याद रखना है ये जो है जयशंकर प्रसाद का रचना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये साकेत किसका रचना है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। इसके अतिरिक्त यहाँ देख रहे हैं अगर पूछा जाए पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? रचना है। और ये पद्मावत की अगर भाषा पूछा जाए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन बनता ही है, और अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।